दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि बैंक के प्रकार क्या है, उसकी मीनिंग और डिफिनीशन के बारे में देखा था। तो आगे हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक। ठीक, बैंकों के जो इस समय हमारे देश में बैंक कार्य कर रहे हैं बहुत सारे, उसके कार्य क्या हैं उसको हम ध्यान देते हैं। पहला इनका मुख्य काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी, धन का हस्तांतरण। धन का हस्तांतरण का मतलब है कि ये ग्राहकों को ऐसी सुविधा देती है कि एक बैंक से या किसी एक स्थान से हम बैठकर अपने पैसे को कहीं देश विदेश कहीं पर भी किसी दूसरे व्यक्ति को, यदि उसका बैंक में खाता है तो उसके अंतर्गत हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं। जैसे यदि हम मान लीजिए कि किसी बड़े शहर या मुंबई, दिल्ली या कहीं और जगह पर काम कर रहे हैं या किसी बड़े स्तर स्तर की बात करें, जैसे हम कहीं विदेश में यदि हम जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा विदेश में जो बैंक है वहां पर खाता होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है कि सारे बैंक के एक दूसरे से मिलकर कार्य करती हैं कि वो क्या करती हैं कि यदि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो अपने पैसे को भारत के अंदर भेजना चाहते हैं तो क्या होगा कि वहाँ की बैंकें जो हैं किस यहाँ के बैंकों से कांटेक्ट करेंगी और यहाँ के जब जो वहाँ पर उनके जो खाते होंगे यहाँ के बैंक में, जिसके पास पैसा भेजना है तो उसके पास पैसे ये भेजने का काम करती है। ठीक, इससे क्या होता है कि कस्टमर को या किसी व्यक्ति को कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं होता। अपने समय, आज के समय में लोगों के पास इतना कम समय हो गया है कि वो अपने काम को करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपने काम को सरल तरीके से करने के लिए हमेशा सोचते हैं। ठीक, तो बैंक एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम पैसों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूर भेज सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, इनका अगला काम क्या है कि कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल। हम अधिकतर देखते हैं कि जब हमें कभी कोई पेमेंट करना होता है, जैसे हम कॉलेज की फीस पे करते हैं या फिर हमारा कोई बड़ा सा बिजनेस है, हम क्या करते हैं कि चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो बैंक क्या करते हैं कि उस चेक के पैसे, चेक का पेमेंट करते हैं या चेक के अमाउंट को एक्सेप्ट करते हैं और उस चेक के अमाउंट को आपके खाते में जमा करते हैं या आपके खाते से उसका पेमेंट करते हैं। ठीक, क्योंकि उस चेक पर हमारी सिग्नेचर होती है और यदि वो सिग्नेचर हमारे बैंक के अकाउंट से मैच कर, जो हम सिग्नेचर किए तो बैंक अकाउंट के ओपनिंग के समय उससे मैच कर रहा है, तो वो क्या करेंगे कि हमारे अकाउंट से उतना अमाउंट पे कर देंगे और जिस व्यक्ति के नाम से हमने चेक काटा है उसके अमाउंट में उतना पैसा जमा हो जाएगा। अगला क्या है कि रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, यानी कि ग्राहकों से भुगतान वसूल करना। जैसे आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के समय में गूगल पे, फोन पे, ठीक, आज चीजें प्रचलन में है। ये क्या करती हैं कि भुगतान को स्वीकार करती हैं। कैसे? इनका अपना एक बार कोड होता है, उस पर स्कैन करो और पेमेंट एक्सेप्ट सीधे आपके बैंक खाते में। ठीक, तो ये जो बैंक खाते में अमाउंट पहुंचती है वो किस तरीके से पहुंचती है? ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप का किसी एसबीआई में अकाउंट है। ठीक, एसबीआई में आपका अकाउंट है, आप बड़े से बिजनेसमैन हैं। ठीक, कोई व्यक्ति है जो आपसे अमाउंट लोन लिया है। ठीक, कोई व्यक्ति है जो आपसे अमाउंट लोन लिया है, तो क्या होगा कि आप, बैंक जो है वो आपके बिहाफ पर काम करती है। आप उसको जैसा आदेश देते हैं आपके खाते के माध्यम से वो काम करने के लिए तत्पर होती है। जैसे अभी आपने अपने बैंक, या जैसे हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे या किस्त के माध्यम से कोई चीज़ हम परचेज करते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम खरीदते हैं ना, कुछ पैसा तुरंत पे कर देते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही उस टाइम वहाँ ड्यूरेशन खत्म होता है महीने के लास्ट में, तो क्या होता है कि आपके अकाउंट से वो तुरंत पैसे को उतना कट कर लेती हैं अगर आपके अकाउंट में पैसा है। अगर नहीं है तो उस पर अलग से अगले महीने का, उस महीने का चार्ज जोड़कर अगले महीने आपके अकाउंट से उतना पैसा वो काट लेती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। अभी हमने बताया कि जैसे ग्राहकों की ओर से पेमेंट करती हैं, पे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर या रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, उसी तरीके से कस्टमर के बिहाफ पर क्या करती है, पेमेंट करती हैं। अगला क्या है कि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि अपने शेयर और डिवेंचर, अपने शेयर को इश्यू करती हैं कस्टमर को परचेज करने के लिए। तो ये बैंकें क्या करती हैं कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को ये परचेज कर लेती है। ठीक, और
जब उस शेयर का अमाउंट जब इंक्रीज करता है तो इसको ये क्या कर देती हैं, बेच देती हैं, तो इन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ठीक, ये इनके लिए प्रॉफिट हो जाता है। अगला क्या है कि ये क्या करती हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय में सहायक, वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायक। बहुत सारे व्यवसाय जो हैं जिनका क्षेत्र काफी विस्तृत है, वो क्या करते हैं कि अपने जो बैंक होते हैं, जो बैंकें जो होती हैं, उनको ये आदेश देती हैं कि वो उनके चीज़ों को या उनके गुड्स को सेल कराएं। ठीक, उनके गुड्स को सेल कराएं। जैसे बिल्टी, जैसे हम बिल्टी पे करते हैं ना, बिल्टी हम लिखते हैं। ये बिल्टी क्या होती है कि ये बैंक के पास भेज देती हैं। ये बिल्टी जो होती है ये बैंक के पास भेज देती है। जैसे हम ट्रेन के माध्यम से कोई चीज़ें भेज रहे हैं कहीं बेचने के लिए, तो क्या होगा, ये बिल्टी बैंक के पास जमा हो जाती है। जब वो गुड्स सेल हो जाता है तो ये बिल्टी माल को छुड़वाने के लिए भेज दी जाती है। ठीक, अगला क्या है कि गिव फाइनेंशियल एडवाइस, ये क्या करती हैं, वित्तीय सलाह देती हैं। ठीक, इनका एक काम ये भी है कि ये जो फाइनेंशियल एडवाइस होती हैं ये लोगों को देती हैं। जैसे कि लोगों को कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस क्षेत्र में, और क्यों करना चाहिए, इसके इन फ्यूचर उसकी प्रॉफिट क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो होगा उसको ये एडवाइस देती हैं। इसके कुछ और भी कार्य हम देख लेते हैं। इसके अगले कार्य क्या है, कीपिंग वैल्यूएबल थिंग्स से, मूल्यवान चीज़ों को सुरक्षित रखना। जैसे बैंकें क्या होती हैं, अक्सर लोगों को लॉकर की सुविधा देती हैं। हम अपने कुछ दस्तावेज, गहने और सारी चीज़ें, मूल्यवान चीज़ों को हम बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, तो इनकी सुविधा भी बैंक देती है, इसका भी एक काम है। उसके बदले आपसे कुछ चार्ज लेगी। बैंक क्या करती है, चेक इश्यू करती हैं। हम पेमेंट करते हैं चेक के माध्यम से या रिसीव करते हैं, तो बैंक क्या करती है, चेक की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं, चेक इश्यू करती हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, अभी हमने देखा था ना कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक जो होते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता था कि ये जो विदेशों से हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका ये अरेंजमेंट करती है। अगला क्या है, प्रशिक्षण देना। जो हमारे बैंक के जो होती हैं उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम जो चीज़ें पढ़ते हैं और जो वास्तव में हम जो काम करते हैं, कुछ हद तक वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। इसलिए हम जब कोई काम करते हैं तो उसके पहले हम उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ महीने, 6 महीने, साल भर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होता है, ये बैंक क्या करती हैं कि बैंकिंग से संबंधित जो भी कार्य होते हैं ये हमको सिखाती है किस तरीके से बैंक में काम करना है कस्टमर को। क्योंकि यदि हम किसी नए बैंक में ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या कार्य करने के तरीके हैं, उन सारी चीज़ों को हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो हम पढ़े होते हैं वो और जो रियल में हो रहा है वो चीज़ें दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक, अगला काम क्या है कि सूचना व आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करना, कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन द डाटा। ये क्या करती हैं कि जैसे बैंक के माध्यम से लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं या लोन लेते हैं, तो ये क्या करती हैं कि कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करती हैं। ठीक, और कि जैसे बड़े बड़े बैंक हैं ये नियमित रूप से अपनी कुछ पत्रिकाएं जो हैं प्रकाशित करती हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। और ये जो इनकी जो रिपोर्ट तैयार होती है ये सरकार व अन्य बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक, जैसे जो सूचनाएं होंगी, जैसे वो किस टाइप की होंगी, जैसे अभी हम बात करें कि बैंक में जो कस्टमर हैं उनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे हमारे बैंक के माध्यम से, कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे। और यदि बैंक की इनकम यदि बढ़ रही है तो हम क्या जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित की तरफ वो डेवलप कर रहा है, वो उसमें जो कार्य हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्लियरिंग हाउस का कार्य करना। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा काम क्या होता है, हम बैठे हैं आज के समय में, जैसे जो फ़ोन पे या गूगल पे यूज करते हैं वो क्या करते हैं
दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा वैसे बिना काम के ही लोगों के पास पैसा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक, आपका अकाउंट है पीएनबी में। अभी हम छोटे लेवल में बैंकों की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने पीएनबी को आदेश दिया कि आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए, हम आपको इतना अमाउंट सेंड कर रहे हैं, ठीक। यदि हमारे खाते से इतना पैसा कटा तो वो पीएनबी में गया, पीएनबी का अमाउंट कटा कस्टमर के अकाउंट से, वो गया एक्सिस बैंक में या कहीं और। तो क्या करता है कि बैंकें जो होती हैं ये मुख्य रूप से जो बैंकों को आपस में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बैंकों के आपस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको क्लियर करती हैं कि आपने वो एक जगह से सारे बैंकें जो होती हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत सारे बैंकों का जो आपस में ट्रांजैक्शन हुआ रहता है उन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि बैंकों का महत्व क्या है, बैंकों का इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकों का महत्व। इनकरेजिंग द हैबिट ऑफ सेविंग इन पब्लिक, बैंकों का एक मुख्य काम क्या है कि जमा स्वीकार करना। ये क्या करती हैं, लोगों के अंदर बचत की भावनाओं को विकसित करती हैं, क्योंकि यदि हमारे पास कैश तरल के रूप में या लिक्विड रूप में यदि या हमारे पास कैश पड़ा रहता है तो हम क्या करते हैं कि ये ह्यूमन नेचर है कि यदि हमारे पास पैसा है तो हम कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस पैसे को बचा कर रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, यदि हम अपने बैंक खाते में उस पैसे को जमा कर देते हैं तो कुछ हद तक वो सेव रहेंगी और लोगों में बचत की भावनाएं विकसित होंगी। क्रेडिट ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का निर्माण। यदि हम सेविंग करेंगे अकाउंट में तो क्या होगा कि एक समय बाद हमारे अकाउंट में बहुत सारे ढेर सारा पैसा हो जाता है और ये पैसा यदि हम चाहें तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा किस रूप में आ जाता है, कैपिटल के रूप में, ठीक। तो ये क्या इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि ये कैपिटल का जो है क्रिएशन करती, ठीक, यानी कि पूंजी का निर्माण करती हैं। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि साख का निर्माण। हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं उनका बैंकों में करंट अकाउंट होता है, वो अपने डिपॉजिट से ज़्यादा बैंकों से पैसा निकाल सकती हैं, ठीक, जो उनका पैसा, क्योंकि दिन भर में उनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। इसके बिहाफ पर क्या होता है कि उनका बैंक में क्रेडिट हो जाता है, वो अपनी जमाओं से ज़्यादा बैंक से पैसे निकाल लेती हैं, ठीक। हेल्पफुल टू ब्रिंगिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जो मुद्रा में स्थिरता होती है, कीमत में स्थिरता होती है, ये कहीं ना कहीं ये उसको स्टेबल बनाती हैं, यानी कि स्थिर करती है। जैसे अभी हम देखते हैं कभी कभी कुछ क्या होता है कि कुछ चीज़ें महंगी मिलने लगती हैं, कुछ सस्ती मिलने लगती हैं, तो क्या होता है यदि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, और जब ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें महंगी होने लगेंगी, ठीक। तो बैंक क्या करती है कि वो अपने जो इंटरेस्ट ऑफ जो उनके इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट प्राइस जो होता है वो उसको बढ़ा देती हैं, जो ब्याज दर होती हैं उसको, इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको वो बढ़ा देती हैं। तो क्या करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन बैंक में जमा करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम होगा। फिर जब देश जब चलन में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है तो क्या करते हैं, ये फिर से कम ब्याज क्या करेंगे कि कम कीमत कर देंगे, किसका, इंटरेस्ट रेट का। तो क्या होगा कि बैंक से लोग ज़्यादा से लोन लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं कि प्राइस को स्टेबल बनाती हैं। बैलेंस इन, अगला क्या है कि बैलेंस इन सप्लाई इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों की पूर्ति में ये सहायक होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमको यदि खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक से जाते हैं, बैंक वो सारी चीज़ें हमको खरीदने जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। बैंक से हम यदि हमें कोई कार लेना हुआ या फिर और भी चीज़ें कुछ परचेज करनी हुई तो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं ना कि बैंक लोन देती है और इस तरीके से वो कस्टमर की मदद करती है। अगला क्या है कि हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये जो हमारे देश की जो स्थिति है इसको विकसित करने में हमारी मदद करती है। जब हमारे देश में
मंदी आती है तो क्या होता है कि जो बैंकें होती हैं कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करती हैं। और यदि हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी क्या होता है कि ये बैंकें हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। अगला क्या है कि इम्पोर्टेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों की जो रहन सहन की स्थिति है वो उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे घर बनवाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए भी ये बैंक क्या करती हैं, उनकी सपोर्ट करती हैं। इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है। मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, इसके कार्य क्या हैं, कार्य के माध्यम से हमने देखा कि ये जो मनी ट्रांसफ़र है ये भी फैसिलिटी बैंक देती है हमारे लिए। इसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे समय की बचत होती है और एक ही समय में हम एक जगह से बैठ के बहुत सारे लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट फैसिलिटेटर, जैसे ये सुविधाजनक बनाती है पेमेंट को। आज के समय में हम लोग फ़ोन से या लैपटॉप या कहीं किसी चीज़ों से पेमेंट हम आसानी से कर देते हैं, ठीक। तो ये सुविधाजनक धीरे धीरे बना रही है। और जैसे एटीएम की भी सुविधा प्रदान की है, चेक और सारी चीज़ों को ये सरल बनाती है। करेंसी इशुएंस, यानी कि मुद्रा का भी निर्गमन करती है। अभी हमने देखा था ना कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, सभी बैंकों का बाप जिसे हम कहते हैं, आरबीआई का काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है कि ये करेंसी को इश्यू करती है, ये मुद्रा का निर्गमन करती है। लेकिन ये नहीं कि हमेशा ये मुद्रा का निर्गमन करती है। जब हमारे देश में अधिक मंदी आती है तो क्या होता है कि यदि कोई रास्ता और नहीं मिलता तो ये चलन में मुद्रा को लाने के लिए क्या करती हैं कि और नोट का निर्गमन करती है, ठीक। पब्लिक लोन मैनेजमेंट, लोगों को क्या करती हैं, ये ग्राहकों को लोन का प्रबंध कराती हैं, ठीक। यदि हमें कोई बिजनेस करना हुआ, जैसे अभी हमने आगे देखा था ना पीछे कि किसी और चीज़ के लिए लोन लेना हुआ तो ये क्या करती हैं, वो हमारी मदद करती है बैंक। हेल्प टू गवर्नमेंट, जैसे यदि सरकार जो है किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उसको क्या होता है कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो ये बैंक सरकार की तरफ से उस प्रोजेक्ट पर काम करती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है या सरकार की मदद क्या करते हैं, बैंकें करती हैं। सिक्योरिटी ऑफ वैल्यूएबल्स, सिक्योरिटी ऑफ वैल्यूएबल्स का मतलब है कि ये क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ वैल्यूएबल्स, यानी कि जो मौद्रिक जो नीतियाँ होती हैं, वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, बहुत सारी ये सर्विस और फैसिलिटी कस्टमर को देती हैं। अगला क्या है कि इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी, यानी कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है ये बढ़ रही है या घट रही है, इसकी स्थिति क्या है, ये पीक पर है या सबसे डाउन है, हमारे देश का विकास हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये हमारा बैंक जो है कहीं न कहीं से आंकड़े को जुटाकर उसकी एनालिसिस करके ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप फिर से वीडियो को शुरू से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।